दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल पे देख लिया होगा कि एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जो सैलरी होती है ड्यूरिंग द जॉइनिंग, वो 35 लाख होती है एनुअली, मतलब लगभग 3 लाख पर महीने। बट दोस्तों, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सैलरी का फिगर मंथली देखने को मिलेगा ₹1.54 लाख। मतलब अगर इसका हम एनुअल टोटल करें तो लगभग 18 लाख रुपए। तो ये 35 लाख और 18 लाख, इतना डिफरेंस कैसे? इसके पीछे सच्चाई क्या है, हम जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट अंचित सर, जो हमें बताएंगे कि सर ये 35 लाख की फिगर सही है या नहीं है। सर मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, देखिए 35 लाख की फिगर या सही है ना गलत है, इसका आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं आपको 50 लाख का पैकेज दे रहा हूँ और 50 लाख में मैं बोलूँ कि मैं आपको एक गाड़ी दे रहा हूँ जिसका मंथली रेंट 4 लाख रुपए है, तो शायद उसकी वैल्यू आपको 4 लाख नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी लिए सिर्फ एक गाड़ी है। समझ गया मैं। तो इस तरह से इस सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या वो कुछ कंडीशंस पे मिलते हैं या पक्का ही मिलेंगे, और अगर पक्का भी मिलेंगे तो क्या वो मंथली मिलेंगे, ईयरली मिलेंगे, 5 साल में एक बार मिलेंगे। तो बोलते हैं ना, मतलब कि एक चीज़ बता के नीचे एस्ट्रिक लगा दिया हाँ जाता जी, है कि ये कंडीशंस हैं। कंडीशंस हैं या फिर टर्म्स हैं, वो आपको समझनी पड़ेंगी ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि फिगर सही है, बट उससे एक्सपेक्टेशन जो बन रही है वो रियल एक्सपेक्टेशन आपको समझनी पड़ेगी, ना कि आपको ये लगे कि 3 लाख रुपया मेरे हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं। बिल्कुल सही। पर सर, आप अब ये जो कंडीशंस अटैच आपने बताई हैं, क्या इसको पूरा एलोबरेट करके बताएंगे कि 35 लाख किस तरीके से डिवाइड होता है और कैसे फिगर सब कंपोनेंट्स को मिला के 35 लाख बनती है? बिल्कुल। तो सर इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो नोटिफिकेशन में मेंशन है। नोटिफिकेशन में आपकी बेसिक हो गया, डीए हो गया, लोकल अलाउंस हो गया, कंपनसेटरी अलाउंस हो गया, ग्रेड अलाउंस हो गया, ये सब मिला के कुछ 1.5 लाख पर मंथ दिखाया जाता है, विच इज़ अराउंड 18 लाख पर ईयर। तो 18 लाख का फिगर तो आपका नोटिफिकेशन में भी मेंशन है। अब आप बोलेंगे सर इतना ज़्यादा डिफरेंस फिर 35 लाख कैसे बना? ऑलमोस्ट हाफ हो गया सर। हाफ हो गया। तो सर एक रेगुलेटरी बॉडी जॉब में बहुत सारे अलाउंसेस और पर्क्स मिलते हैं जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नहीं लिखे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक अलाउंस है या पर्क है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको एचआरए अलाउंस देता है, विच इज़ वेरी ह्यूज। इन अ सिटी लाइक मुंबई इट इज़ इवन मोर देन 75,000 हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस। तो आरबीआई कहता है या तो आप हमारी एकोमोडेशन ले लीजिए या आप 75,000 लीज पे एकोमोडेशन ले लीजिए, हम आपको पे कर पे देंगे। कर देंगे। तो ये 75,000 पर मंथ है, तो आपको एक तरह से आरबीआई अपने सीटीसी में तो जोड़ेगा ही कि दिस इज समथिंग विच यू आर कॉस्टिंग टू दी आरबीआई। और वो 75,000 में अब आप घर लीजिए अपनी पसंद का, आरबीआई उसमें कुछ भी आपको रोकेगा नहीं। तो ये 75,000 पर मंथ इंटू 12 दैट बिकम्स अराउंड 9 लाख। 9 लाख पर ईयर। सो स्ट्रेट अवे ये 18 से 27 लाख फिगर पहुंच जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, इसमें ऐसा नहीं है कि आप घर ले ले 25,000 रुपये और आरबीआई आपको 75 75,000 डेट। देगा, क्योंकि जो भी एचआरए है वो सीधा लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ओके, होता है। मतलब डायरेक्टली आरबीआई पे लैंडलॉर्ड को करेगा, यहाँ पर आप बीच में इन्वॉल्व नहीं हाँ, रहेंगे। आप तो बस अपना लीज साइन करके दे देंगे कि ओके। ये मेरा लैंडलॉर्ड है जी, आप इसको ट्रांसफ़र कीजिए। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यूटिलाइज कम कर रहे हैं और बाकी आप अपने पर्सनल बेनिफिट में यूज़ कर रहे हैं। यही एक ऐसा अलाउंस है जिसमें आपको ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। इसमें बस यही आपको जानना है कि अगर आप आरबीआई का अकोमोडेशन लेते हैं तो ये कंपोनेंट आपके लिए ज़ीरो हो जाएगा, फिर आप आरबीआई की गिवन अकोमोडेशन में ही रहेंगे। फिर आपको 18 लाख ही मिलेगा। फिर आपको मतलब इसमें ये 9 लाख आपके लिए है नहीं, राइट। बट आपको उसके बदले आरबीआई ने घर दे दिया है, तो आपका अभी रेंट आउट को ज़ीरो हो जाएगा। राइट सर। ये 18 और 9 27 हो गया और हमने हम्म, बोला 35 लाख। हम्म। अभी भी 8 लाख का डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो हाँ आप जी इस 8 लाख के डिफरेंस को जो है एक्सप्लेन सर, करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा पेट्रोल अलाउंस है। आरबीआई आपको पेट्रोल अलाउंस देता है ताकि आप अपनी गाड़ी में आराम से घर जा सकें। तो आई थिंक वो 200 लीटर है और अभी तो 100 रुपये लीटर की कीमत हो चुकी है, तो अराउंड 20,000 रुपये आपको पेट्रोल अलाउंस पर मिलेगा मंथ। पर मंथ। फिर सर मेड अलाउंस मिलता है 5 से 6 हज़ार रुपया पर मंथ। फिर इंटरनेट अलाउंस मिलता है सर कुछ 1,000 रुपया पर मंथ। फिर आपको न्यूज़पेपर अलाउंस इंटरनेट तो थोड़ा ज़्यादा मिलता होगा तीन मुझे हज़ार लगा। रुपये महीना है। न्यूज़पेपर अलाउंस है 1,000 पर मंथ। फिर सोडेक्सो कूपन्स भी मिलते हैं सर 4 से 5 हज़ार के। फिर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है सर, जो कि अगर आपके बच्चे हैं आप उनकी पढ़ाई के लिए आरबीआई आपको 13,500 पर मंथ देता है एक बच्चे के लिए। पर चिल्ड्रन, बट अप टू 2 चिल्ड्रन। ओके। पर चिल्ड्रन 13,500, ओके। पर 2 बच्चे हैं तो 27,000। 27,000 मिल जाएगा। ठीक। तो इस तरह के मंथली लॉन्चेस हैं, इसका आप टोटल करेंगे तो राउंड अबाउट ये 50,000 पर पर मंथ। मंथ बनेगा।
जो कि 6 लाख पर ईयर होता है, तो 27 + 6 इट अमाउंट्स टू 33 लाख पर ईयर। बट अभी भी 2 लाख का डिफरेंस रह गया सर। हाँ, तो सर कुछ ईयरली अलाउंसेस भी हैं, क्योंकि पर्क्स इतने ज़्यादा हैं तो वो अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। जैसे बुक अलाउंस मिलता है 8,000 एक साल में एक बार, कि आप अच्छी अच्छी बुक्स लें, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ें। ब्रीफ केस अलाउंस मिलता है कुछ 2-3 हज़ार, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है, ज़्यादा नहीं है। बट एक फर्नीचर अलाउंस है जो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक दैट इज़ समवेयर बिटवीन 3 to 3.5 लैक्स, बट आपको वो 5 साल में एक बार मिलता है। ठीक है, और ये सारे अलाउंसेस जो मैं बता रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम HR, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपने फर्नीचर लिया नहीं लिया डजेंट मैटर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फर्नीचर लाएंगे बिल दिखाने पे ही मिलेगा, आपको बस ये अलाउंस मिल जाएगा। अब आप उसका फर्नीचर लें या उसकी गाड़ी लें, वो आपके ऊपर है। तो 3.5 लाख या डिवाइडेड बाई 5 सर, ऑलमोस्ट लाइक 60-70,000 पर ईयर आपको ये होता है। तो इस तरह के अगर आप अलाउंसेस मिलाएंगे, LTA भी होता है सर फिर आपको, है ना। Yes, sir. ये LTA आपको 2 साल में एक बार मिलता है। यस सर। 1.25 लाख पर पर्सन, और आपकी वाइफ और अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट है तो उनके लिए भी मिलेगा। तो अगर Okay. आप, आपकी वाइफ और आपके पेरेंट्स भी हैं डिपेंडेंट आप पे, तो 4 लोगों को 2 साल में एक बार 5 लाख मिलेगा। मिल गया। 5 लाख मिल गया, 1.25 लाख पर पर्सन इंटू 4, 5 लाख आपको 2 साल में एक बार मिल गया। मतलब तो 2.5 लाख पर मंथ पर ईयर हो गया। हाँ, अभी हम एज्यूम करते हैं कि आप और आपकी वाइफ हैं, तो 2.5 लाख इन 2 ईयर्स 1.25 लाख पर ईयर। यस। तो ये सारे ईयरली अलाउंस, जिसमें मेजरली LTA हो गया, और आपका मैंने अभी कौन सा अलाउंस बताया था, सर ये फर्नीचर अलाउंस। फर्नीचर अलाउंस, जो कि 60-65,000 पर मंथ है। बुक अलाउंस मिला के 2 लाख पर ईयर बनता है। टोटल CTC कम्स टू अराउंड 35 लाख पर ईयर। सर पर मैं अगर एक नॉर्मल माइंडसेट की बात करूँ ना, जो हम सोचते हैं घर में डिस्कस भी करते हैं कि अगर किसी की CTC 35 लाख है तो उसके बैंक बैलेंस जो है हर साल हर महीने या उसके अकाउंट में उतने हिसाब से ही पैसे आएंगे कि भाई 3 लाख पर मंथ अकाउंट में आना चाहिए। तो ये मिसकंसेप्शन क्यों है कि 35 लाख CTC और जो इन हैंड सैलरी उसमें इतना बड़ा डिफरेंस? सर यही इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि दिस इज काइंड ऑफ द हार्श रियलिटी और द कंपनसेशन स्ट्रक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड। किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे तो योर CTC एंड इन हैंड वुड डिफर। तो यहाँ पे भी अगर आप सोचेंगे कि 3 लाख मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, दैट इज़ हाईली मिसअंडरस्टूड थिंग। बहुत तरीके से आपके पैसे कम होंगे इधर मंथली, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मिलेंगी नहीं। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। डिफरेंट तरीके से मिलेंगे। हाँ, तो जैसे सर सबसे पहले तो मंथली अब हम 3 लाख लेके चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा कट जो है वो HRA का है। अगर आप RBI का अकोमोडेशन लेते हैं, जो कि काफ़ी लोग लेते हैं रीजनल ऑफिसेज में भी, तो आप सोचिए कि आपका 8 से 9 लाख रुपया जो आप सोच रहे हैं कि मुझे अकाउंट में मिलेगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने RBI का अकोमोडेशन ले लिया है और आप RBI के अकोमोडेशन में रहेंगे। आपका रेंट आउट गो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई भी रेंट नहीं देना है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे कम हो जाएंगे, मतलब आपकी सैलरी एक तरह से कम हो गई है। 35 से 26 आ गई। 26-27 के बीच में आ गई। बट प्लस आप लगा लीजिए कि 26-27 प्लस मुझे रहने के लिए घर दे दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा एक कंपोनेंट है। अगर आप RBI की अकोमोडेशन लेते हैं, इट गेट्स एलिमिनेटेड। उसके बाद सर एक और चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी आप कॉर्पोरेट में काम करेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट, टैक्स आपको देना पड़ेगा। यस सर। और पेंशन के लिए RBI में अंडर NPS भी आपको पैसे कटेंगे आपके। तो ये टोटल मिला के, टैक्स और NPS मिला के, अमाउंट्स टू अराउंड 25,000 पर मंथ। बाकी इट कीप्स ऑन वेरिंग एज यू ग्रो, या आप अपना टैक्स कैसे बचाने की कोशिश करते हैं, उस पर भी वेरी करेगा कि आपका टैक्स आउटगो क्या है। तो 25,000 पर महीना आपका ये कट गया इंटू 12। यस सर। तो 3 लाख ये कट गया। तो अगर आपने RBI का अकोमोडेशन ले लिया और ये तो आपको कटेगा ही कटेगा टैक्स और NPS, तो आप सोचिए 35 से आप सीधा 23 पे आ गए, 3 से हम तकरीबन 2 लाख पे आ गए। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कंडीशनल हैं। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ऐसा नहीं कोई कंडीशन नहीं है, बट अगर आपके बच्चे ही नहीं है, नहीं मिलेगा ना। यस सर, बिल्कुल। स्पेक्टिकल अलाउंस है, तो कौन इतना बेशरम होगा कि उसके स्पेक्स ही नहीं है और वो स्पेक्टिकल अलाउंस क्लेम करेगा। बिल्कुल। बट आप लगा सकते हैं 0 नंबर की स्पेक्स और बोल सकते हैं कि ये मेरा अलाउंस है। कंप्यूटर देखते हैं, मुझे ब्लू स्क्रीन वाला चाहिए, ऐसा कुछ। तो बट ये कंडीशनल है। अगर आपके बच्चे नहीं है फिर तो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो आप अवेल ही नहीं कर सकते हो ना, मतलब इट वुड बी हाईली अनएथिकल, और आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो शायद एक एम्प्लॉई इंजॉय ना कर पाए। ये 2 ही हैं मेनली, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और स्पेक्टिकल अलाउंस। तो ये 13,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है पर मंथ,
और स्पेक्टिकल अलाउंस आई थिंक साल का 13,000 है, तो पर मंथ आई थिंक 1,000 रुपया होगा। तो ये 13-14 हज़ार हैं, शायद ये आपको हर महीने मिलेंगे नहीं अगर आप इनके लिए मतलब एक तरह से फिजिकली या नेचुरली आपके बच्चे नहीं है, जो आपकी शादी नहीं हुई है या शादी हुई है बच्चे नहीं है, तो आपको ये अवेल नहीं कर पाएंगे। तो सर ये आपने अगेन 23 लाख से आप थोड़ा और कम आ जाएंगे, शायद 1-1.5 लाख आपका इस तरह से कम हो जाएगा। राइट सर, आपने जो ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है, तो बेसिकली हमने टेंजिबल चीज़ों की बात करी है, जो आपके अकाउंट में पैसा आएगा या फिर जो पैसा आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही मिलेगा। क्या इसके अलावा कुछ ऐसे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हैं जो एक आरबीआई ग्रेड बी एम्प्लॉय इंजॉय करता है आफ्टर ज्वाइनिंग? सर सबसे बड़ा तो मैं बोलूँगा कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट में मतलब जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़ है, बट अभी हम यहाँ पे शायद पैसे सिर्फ एक फिजिकल टेंजिबल चीज़ की बात कर रहे हैं। यस। तो स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटीज़ Okay. अच्छी हैं। जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं मुंबई दिल्ली, वहाँ तो बहुत ही अच्छी हैं। रीजनल ऑफिसेज में भी रहता है। ठीक है, चंडीगढ़ में सर बहुत बड़ा ऑफिस है, आप सेक्टर 17 में यस जाइए, सर, मतलब देखा है देख हमने। के लगता है कि दी आरबीआई का ऑफिस है। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स और जिम फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती हैं सर। फिर मील्स हैं जो आपकी कैंटीन में Okay. बहुत सब्सिडाइज रहती हैं। मतलब लोग इतने सस्ते में खा लेंगे कि जोमेटो वगैरह तो आपको लगेगा कि तो नहायत ही बहुत महंगा है। ठीक है, बाकी पार्टीज़ वार्टीज़ होती रहती हैं सर। एक पार्टीज़ का बजट होता है, दे गो आउट फॉर पार्टीज़। और कोई एक, स्कॉलरशिप वगैरह भी है? हाँ, स्कॉलरशिप की बात करें तो सर यहाँ पे एक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है। ओके। इसमें आपको आई थिंक $70,000-80,000 तक आरबीआई स्पॉन्सर करता है अगर आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस कंडीशंस हैं। हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो $70,000-80,000 मीन्स 8 करोड़ रुपए आई थिंक। लगभग 60-70 लाख सर, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। 60-70 लाख, करोड़ नहीं लाख, मैं थोड़ा ज़्यादा ले गया। 70 लाख इंटू 100, 70,000 इंटू 100, 70 लाख रुपए हो गए। तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर ये ऐसे ही नहीं है कि कोई भी जाएगा और उसको मिल जाएगा। पहले इंटरनली आरबीआई में बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इस चीज़ को लेकर, और बहुत लिमिटेड लोग ही हर साल सेलेक्ट होते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम। और सबसे पहली चीज़ है कि आपको पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा अपने बल पे। ओके, मतलब पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जब वहाँ हाँ, पे फिर रिप्लाई आ एग्ज़ाम जाएगा। होगा, हाँ, जैसे आपको जीआरई में अच्छा स्कोर राइट, लेना राइट, पड़ेगा या कोई और एग्ज़ाम है वो देकर अच्छा स्कोर लेना पड़ेगा, उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करके राइट। एडमिशन लेनी पड़ेगी जो टॉप 100 में होनी चाहिए। मतलब टॉप 100 में आप सोच रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हार्वर्ड की, हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड हो गया, जो बड़े-बड़े नाम हैं। इंडिया में हम बात करें तो आईएसबी हो गया। तो ऐसे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, इट मीन्स यू डिज़र्व राइट। टू बी देयर, तो आरबीआई भी आपको हेल्प करेगा। उस वहाँ एडमिशन लेने के बाद फिर आप आरबीआई में अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए। तो उसका भी एक प्रोसेस है, इंटरव्यू रहता है, काफ़ी ज़्यादा एक रिलेशनशिप भी काम आता है इसमें, दैट हाउ योर रिलेशनशिप इज़ विद योर मैनेजर एंड हिज मैनेजर, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिकमेंड योर इनटेक इन दिस कॉलेजेस। राइडर्स भी हैं यहाँ पे कि अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है अप टू मिनिमम। एक पीरियड है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कि आप वापस आने के बाद आरबीआई में इतने साल के लिए काम करेंगे। ठीक है, और जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं तो आपकी स्कॉलरशिप फ़ी तो स्पॉन्सर कर ही रहा है आरबीआई अप टू 60-70 लाख। साथ में आपकी कुछ बेसिक सैलरी भी आपको मिलती रहती है, ताकि आपकी फैमिली का खर्चा भी चलता रहे। ग्रेट। तो ये बहुत ही अच्छा पर्क है सर। सबसे बड़ा तो ये कि आपके पीछे कोई खड़ा है जो 70 बिल्कुल, लाख में आपको स्पॉन्सर करने के लिए बिल्कुल। तैयार है, इफ़ यू गेट एडमिशन इनटू द टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। मतलब अगर आप एक क्वालिटी एस्पिरेंट हो या फिर क्वालिटी एम्प्लॉई हो और एक अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो और आप उसके लिए एफर्ट भी डालो, तो आरबीआई आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है कि भाई तू बिल्कुल, एफर्ट डाल, मैं तेरे पीछे बिल्कुल। खड़ा हूँ, मैं तुझे सस्टेन कर लूँगा। बहुत बढ़िया। बट सर यहाँ पे मैं दोबारा ये बताना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब इसके लिए आपको बहुत जूझना पड़ेगा, शायद हाँ, अप टू 100 टाइम्स ऑफ व्हाट यू वुड गो थ्रू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई। उससे भी 100 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 2 ही सीट होगी हर साल और बिल्कुल। अक्रॉस दी बैचेस लोग compete कर रहे होंगे। रिलेशनशिप आपका कैसा है अपने बॉस से, वो भी बहुत मैटर करेगा फॉर यू टू बी रिकमेंडेड टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि आपको क्रीम ऑफ क्रीम के बीच में compete करना पड़ेगा और आपको साम दाम दंड भेद सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। हाँ, मतलब साम दाम दंड भेद लगा लीजिए, बट मतलब यू हैव टू बी द बेस्ट हाँ, फ्रॉम ऑल दी एंगल्स। फ्रॉम ऑल द एंगल्स, राइट सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जो अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि क्या एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को ऑफिशियल कार भी मिलती है?
नहीं सर, ऑफिशियल कार आपको स्टार्टिंग लेवल ग्रेड बी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं मिलती ओके है। आई थिंक ग्रेड सी डी ई लेवल पे जाकर कहीं ना कहीं आपको कार मिलती है। तो बी लेवल पे कार नहीं मिलती है, बट हाँ ये है कि आप ऑफिशियल कार आपको नहीं मिल रही है क्योंकि आरबीआई में वैसे भी ऐसा कोई कल्चर नहीं है कि कोई लाल बत्ती वाली कार मिलेगी या कोई ऐसा कोई पोजीशन ही नहीं है। तो ये ज़रूर है कि सारे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के पास एक अच्छी कार होती है। उसके दो रीजंस हैं, एक तो सर सैलरी डिसेंट है और आजकल कार तो एक लग्जरी नहीं रही है, राइट, कॉमन चीज़ हो गई नेसेसिटी है, होगी। तो सारे लोग ले ही लेते हैं। और दूसरा शायद मैं गेस करूँ सर कि पेट्रोल अलाउंस आपको मिल रहा है जो कि नहीं, बहुत बड़ा पेट्रोल खर्च अलाउंस है। तो सर वो है कि गाड़ी नहीं भी हो तब भी मिलेगा, मतलब अच्छा दैट इज़ नॉट कंडीशनल। दूसरी चीज़ जो है सर, बहुत सब्सिडाइज इंटरेस्ट मिलता है आपको। अगर ओके मार्केट में कार लोन 9% पे मिल रहा है, तो आरबीआई जो बैंक्स को पैसा देता है वो आपको लोन क्यों नहीं देगा अपने एम्प्लॉय को? तो वो 5-5.5% पे मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द रेपो रेट एट दैट टाइम। ग्रेट। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो 6 पे मिल जाएगा। 5.25 पे भी लोगों ने गाड़ी पैसा ली है। लेकर गाड़ी ली है। और यहाँ पे अगेन मैं ऐड करना चाहूँगा कि काफ़ी बार इतना ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि हमें लगता है कि पता नहीं हम कौन सी ही गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि हम तो 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। बट एज आई सेड, एवरीथिंग इज़ नॉट योर टेक होम सैलरी। तो आप गाड़ी मतलब ज़्यादा ये मत सोचिए कि आप कोई 40-50 लाख बिल्कुल की गाड़ी लेंगे, बट हाँ एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो 11-12-13 लाख की आती है, दैट वुड बी अफोर्डेबल विद द लोन एंड योर सेविंग्स, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी कॉल हेल्दी स्पेंडिंग। राइट राइट। सर मैं एक आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एंड पार्डन मी फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक ऑफ द रिकॉर्ड क्वेश्चन है कि क्या कोई एक्स्ट्रा इनकम के भी चांस है, अंदर अंडर द टेबल भी कुछ कमाई हो सकती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन का स्ट्रेट अवे आंसर है नो नो नो। एंड एक चीज़ जो आप आरबीआई में बिल्कुल 100% श्योरिटी से कह सकते हैं, ठीक है, आप इतने सालों का इस एंटिटी का रिकॉर्ड देख 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 चुके हैं, इज अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब दैट इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ वर्किंग इन आरबीआई। जॉब सिक्योरिटी है, मेंटल पीस है, ठीक है, बट आई थिंक सबसे ऊपर इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपकी क्या इंटीग्रिटी है, इट्स मोर अबाउट कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या राइट इंटीग्रिटी फॉलो हो रही है। हम देखते हैं कि लोग जो आईएएस करते हैं, आईपीएस बनते हैं, अगर उनकी खुद की इंटीग्रिटी भी सही हो, तब भी सिस्टम ऐसा है कि शायद उनमें से बहुत सारे लोग सिस्टम के आगे झुक जाते पार्ट हैं, बन जाते हैं उसके। पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, वो करना नहीं चाहते बट पार्ट बन जाते हैं। बट आरबीआई में कल्चरल इंटीग्रिटी इतनी है कि अगर आप इंटीग्रिटी नहीं भी रखते हैं तब भी आप मतलब ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी बन जाएंगे, ये देख करके कितने ज़्यादा सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, चेक्स हैं कि आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इकोसिस्टम ही एकदम डिफरेंट है वहाँ का। इकोसिस्टम ही डिफरेंट है। आप देखिए आरबीआई सर बैंक्स को लाइसेंसेस देता है ना, दे हैव द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस। आरबीआई डिसाइड करता है कि राइट क्या पॉलिसीज़ बनेंगी, क्या रेगुलेशंस बनेंगी, सुपरविजन में वो पेनल्टीज़ लगाते हैं। आपने कभी सुना है कि आरबीआई ने किकबैक्स लेकर कुछ लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, लाइसेंस इशू कर बिल्कुल दिए, या पेनल्टीज़ कैंसिल कर दी, या करेंसी मैनेजमेंट में कहीं से पैसा लीक नहीं हो गया? नहीं। सो दैट स्पीक्स अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मॉनेटरी पॉलिसी जो इतनी बड़ी चीज़ है, आज तक कभी लीक नहीं हुई है, मतलब फ्रॉम द आरबीआई राइट ऑफिस के पहले पब्लिक में आ गई हो कि इस बार क्या होने वाला राइट। है। जबकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है फिर भी नहीं। सोशल मीडिया, राइट so they take care that everything needs to be done with utmost integrity and सीक्रेटनेस एज पर दी प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज दे फॉलो। तो आरबीआई में कोई भी एक्स्ट्रा इनकम का स्कोप नहीं है, और ना ही आप ऐसा सोचें। मतलब अंडर द टेबल आई वुड से, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर यू। आई विल नॉट सजेस्ट यू गो वेयर, बट हमें पता है इंडिया में कि ऐसी चीज़ें कहाँ ज़्यादा होती हैं, तो आप फिर उन एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई कीजिए। सो देयर इज नो अनऑफिशियल सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। नहीं, अनऑफिशियल सोर्स नहीं है, बट हाँ अगर आप एक्स्ट्रा इनकम की बात करें तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम होती है, बट नॉट अंडर द टेबल, वो आपका हक है, फॉर्मल पार्ट है वो। फॉर्मल पार्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऑफलाइन ऑडिट्स होते हैं वेयर एन ऑडिट ऑफिसर हैज़ टू विजिट दी बैंक्स फिजिकली। तो अगर आप जैसे लखनऊ में बेस्ड हैं, तो लखनऊ से 80-100 किलोमीटर की रेंज में जो भी बैंक्स होंगे, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आरबीआई आपको हार्डशिप अलाउंस देता है ओके कि आप फैमिली से दूर जा रहे हैं, हार्डशिप अलाउंस कि एक्स्ट्रा पे है हाँ क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं। तो ये तो डायरेक्टली आपकी इनकम हो गई।
बाकी फिर आपको इसमें वो 20 से 25 किलोमीटर पेट्रोल अलाउंस भी देता है। अब आप चाहें तो साइकिल पे जाएं, आपको ऐसा नहीं है कि बिल देना है कि मेरा इतना पेट्रोल लगा, आप खुद मैनेज करें। अब आरबीआई ने बोला कि हम आपको 20 रुपये किलोमीटर दे रहे हैं, आप टैक्सी करो, आप खुद की गाड़ी लेके जाओ, आप बस में जाओ, दैट इज़ अप टू यू। तो वहाँ से भी लोग पैसा बचा लेते हैं, बिकॉज 20 रुपये किलोमीटर ठीक है, मतलब आज बिल्कुल। आई थिंक 15 रुपये किलोमीटर में टैक्सी भी मिल जाती है। बिल्कुल। और तीसरी चीज़, ये शायद इनकम नहीं है बट एक पर्क है कि अगर आप ऑडिट में हैं तो दे मेक यू स्टे। और अगर आप जैसे छोटे शहर में हैं तो वहाँ तो ऑप्शन नहीं है, बट नहीं तो दे मेक यू स्टे इन सर वेरी गुड 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एक ऑडिट ऑफिसर्स के लिए। तो सर ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, आपने कुछ मेंशन किए, बट एग्जैक्टली कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा इनकम देखने को मिल सकती है आपकी वर्किंग के बेसिस पर? सर ऑडिट डिपार्टमेंट मैंने एक बताया, फिर सर करेंसी चेस्ट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, जहाँ पे आप समझिए कि राउंड दी क्लॉक काम है, क्योंकि करेंसी ट्रक्स जो मूव करते हैं दे आर नॉट लाइक दिस के वो मैसूर से करेंसी लेके निकला है तो चंडीगढ़ 6 बजे ही पहुंचेगा। इट कैन रीच 12 इन दी नाइट, इट कैन रीच 2 इन दी नाइट, ठीक है। तो एक बहुत ही कम्बरसम जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, बिकॉज एज अ करेंसी चेस्ट मैनेजर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये चाबी ले मैं घर जा रहा हूँ और तू देख लियो, यू हैव टू बी प्रेजेंट व्हेन यू आर रिसीविंग द करेंसी देयर। तो ये ऐसा काम है वेयर यू माइट बी रिक्वायर्ड टू वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो उसके लिए अगेन एक तरह से हार्डशिप अलाउंस लगा लीजिए, ओवर टाइम अलाउंस लगा बिल्कुल। लीजिए जो आरबीआई आपको देता है। बिल्कुल। इसी तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अगेन आप एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब लगा लीजिए या एक बड़ा एरिया लगा लीजिए जो आपको दिया जाता है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं वो ग्राउंड लेवल पे सही तरह से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, नहीं की जा रही है, विच आर काइंड ऑफ थ्रू आरबीआई। तो आपको एमपीज़ के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, कलेक्टर्स के साथ, एमएलएस के साथ, क्योंकि उनके भी फंड्स रिलीज होते जो भी हैं। लोकल एरिया के हाँ स्टेक होल्डर्स हाँ, हैं तो उनके एक साथ। अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इसमें। और अगेन सर इसमें मीटिंग्स का कोई टाइम नहीं होता है, आप राइट। नहीं बोल सकते कि मेरा 6 बिल्कुल। बजे तक ऑफिस, अब एमएलए 8 बिल्कुल। बजे बुलाएगा तो आपको 8 से 9 मीटिंग करनी बिल्कुल। पड़ेगी। तो यहाँ पे भी अगर आप आउट ऑफ द ऑफिस आवर्स जाके काम करते हैं तो पॉलिसी है कि आप एक्स्ट्रा जो भी अलाउंस है वो आप क्लेम कर सकते हैं। राइट। सर हमने ये सैलरी स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में डिस्कस किया, हमने पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन करी, एंड आई एम प्योरिटी श्योर कि बच्चों को काफ़ी अच्छी क्लैरिटी यहाँ पर मिल रही होगी। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी है ये हाई है, लो है या सफिशिएंट है? सर मतलब ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत बहुत मुश्किल है, बट अगर हम 2 एंगल से देखें, सबसे पहले जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स हैं सर, दे आर द क्रीम ऑफ दिस कंट्री। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे अच्छे नहीं हैं, इनसे अच्छे भी लोग होंगे, बट दे आर वन ऑफ द क्रीम ऑफ दिस कंट्री जो इस एग्ज़ाम को फोड़ रही है और आरबीआई में जा रही है, और बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी को ये लोग ड्राइव कर रहे हैं। चाहे आप ग्रेड बी लेवल पे हैं, आप शायद बहुत ही पूरे व्हील में एक छोटा सा हिस्सा है, बट दैट हिस्सा इज़ वेरी important, वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट ऑफ द व्हील, क्योंकि आगे जाके यही हिस्सा शायद मशीन चला रहा है पूरी। मशीन चला रहा है, बिकॉज बिल्कुल। एज यू गेन एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल। उसको सही होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि छोटा सा हिस्सा है तो किसी को भी ले आएंगे, फिर 10 साल बाद आपको टैलेंट क्रंच आ जाएगा। बिल्कुल। तो टैलेंट बहुत हाईली मतलब यहाँ पे है जो हाईली टैलेंटेड है, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि पे कम नहीं है बट ज़्यादा भी नहीं है, एडिक्वेट है मतलब बस। मतलब एडिक्वेट है फॉर यू टू लीव अ रीजनेबल लाइफस्टाइल। बट मेरे हिसाब से ये लोग शायद अगर प्राइवेट सेक्टर में होंगे तो बहुत ज़्यादा कमा सकते थे गिवन देयर टैलेंट। और सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है सर, ऑब्वियसली पे कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन दी अर्निंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। Right. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन मैं बोलूँगा 100 रुपये कमा रही है तो शायद वो 70 से 80 रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है खर्चों में, बाकी उसको भी प्रॉफिट दिखाना है। बिल्कुल। बट आरबीआई के केस में ऐसा कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। आई थिंक आरबीआई अर्नड such a huge profit, I don't remember the exact figure, but RBI ने 2,87,000 करोड़ गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है। Oh my God. 2,87,000 करोड़ आरबीआई ने गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है अपनी इनकम में से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पैसा एम्प्लॉयज को देना चाहिए था, बिकॉज दिस मनी बिलोंग्स टू पीपल, Right. एंड वाया गवर्नमेंट इट विल गो बैक टू द इकोनॉमी थ्रू System में चली जाएगी वापस। थ्रू बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। Right. But RBI has no crunch of funds. If it can give 2,87,000 crore to the government as a dividend, मतलब उसका प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है। Right. ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर नाउ। तो इतने ज़्यादा प्रॉफिट होने से आई थिंक शायद अगर वो थोड़ा एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दें
तो दे वुड बी एबल टू कीप देम मोर मोटिवेटेड और Yes. शायद बेटर इनोवेशन या बेटर Right. चीज़ें निकल के आएंगी इन द फ्यूचर, मोटिवेशन जाएगी बिल्कुल। मोटिवेशन जाएगी. But I think they might have a very good HRs who are analyzing everything and seeing that what is the right salary. I mean, we are not the right persons to comment. Right. बाहर से ऐसा ही लगता है कि कंपनी के पास बहुत पैसा है तो Right. इसको देना चाहिए बिल्कुल। एम्प्लॉयज़ को, but they can afford more and people are talented. So in a Right. way, if they maybe raise it by 10-15%, Right. it's not a bad deal. काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे कि IAS वगैरह से ऑलरेडी सैलरी और पर्क्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मॉनेटरी वाइज के वैसे तो मतलब हम IAS को ज़्यादा मिलता है क्योंकि हम उसकी पावर्स और वो सब कुछ बिल्कुल, इंक्लूड कर लेते हैं और बिल्कुल। फिर थ्रू फेयर मीन्स भी सर उनको काफ़ी चीज़ें ऐसे ही मिलती रहती हैं, ठीक है कि बिल्कुल। अब जिले के आप SDM है, सही बात SDM है। है तो कुछ चीज़ें तो आपको मतलब आप मांगेंगे भी नहीं तब आपका भी राशन मिलेंगी. पानी चलता रहता है हाँ. विदाउट टेंशन। टेंशन, ठीक है, आपको गाड़ी चाहिए तो जाने के लिए बिल्कुल। तो आराम से आ जाएगी, आपको कुछ घर में AC लगवाना है तो आराम से आ कोई जाएगा, दिक्कत नहीं आती दिक्कत फिर, नहीं है. हाँ। तो लेकिन इन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है सर, इन बिल्कुल। लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं है. आप समझिए कि एक पैसा भी इनको इधर उधर से नहीं आएगा, इनकी सैलरी में जो है उसी से इनको खर्चा करना है, उसी से इनको अपनी ऐश करनी है, सही उसी बात। से इनको अपनी सेविंग करनी है. तो टेकिंग दैट इनटू अकाउंट इफ शायद 10% ज़्यादा मिले तो इट वुड बी गुड फॉर आवर इकोनॉमी. और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। जब हम ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज ले रहे थे दिल्ली में, तो हमने देखा था कि कुछ लोग बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आए थे और काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे थे, डिस्पाइट दैट वो RBI ग्रेड बी का पार्ट बनना चाहते थे। We saw some people with the potential up to मतलब 40-50 lakhs, Right. but they still wanted to join RBI. That is the motivation you can say some people have to be part of the Reserve Bank of India. सो राइट सर, अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग एक RBI ग्रेड बी ऑफिसर कितना सेव कर लेता होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शुरू किए थे 3 लाख रुपए महीना आप हाँ जी। कमाएंगे जो आपको इन हैंड नहीं मिलेगा. राइट। अल्टीमेटली हम आ गए कि आपको 1.80 lakhs पर मंथ या 2 lakhs पर बिल्कुल। मंथ के करीब इन हैंड आएगा अगर आप अच्छे से अपना टैक्स वगैरह बिल्कुल। मैनेज कर लेते हैं. अब सेविंग क्या रहेगी सर? सेविंग प्योरली डिपेंड्स अपॉन कि आप किस सिटी में रह रहे हैं और आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ठीक है. अब काफ़ी लोग बहुत लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं, शायद उनकी फैमिली बैक भी स्ट्रांग होती है, सो दे स्पेंड व्हाट दे अर्न, दे डोंट केयर, तो उनकी शायद ज़्यादा सेविंग नहीं होगी. बट मैं आपको एक मतलब एक मिडिल क्लास लड़का या लड़की जिसने देखा है अपनी लाइफ में कि पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है और पैसा कमाना कितना मुश्किल है, राइट। तो अगर वो एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीते हैं, ऐसा नहीं कि कंजूस, एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीते हैं, तो एक ठीक ठाक अमाउंट सेव कर लेते हैं. बाकी सर आजकल की दुनिया में मैं यही बताऊंगा कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू अर्न, ठीक है. अगर आप Right. एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छी सेविंग करना चाहते हैं, अपने एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, तो शायद एक सैलरी में काफ़ी मुश्किल है वंस यू हैव फैमिली. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे एक स्टूडेंट थे 2018 पास आउट हैं, तो उनकी 2020 में शादी हुई थी, 2020-21 में उनकी वाइफ भी वर्किंग है. सो दे बोथ अर्न अराउंड, मतलब अभी तो ज़्यादा कमा रहे होंगे, मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ, अभी तो उनकी सैलरी बढ़ गई होगी. दे बोथ अर्न अराउंड 3.25 to 3.5 लाख Per इन month. हैंड दोनों per की month. कंबाइन. ओके। ये 2020-21 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है. अभी तो उनकी शायद अकेली की ही 3 लाख प्लस इन हैंड होगी, काफ़ी सीनियर हो चुके हैं अब वो. तो वो दोनों 2020-21 में सर राउंड अबाउट 2 लाख रुपए महीना सेव कर लेते थे. 2 लाख रुपए। एक सवा लाख में वो अपना खर्चा कर लेते, अच्छा खासा, ऐसा नहीं कोई कंजूसी करते थे. ठीक है। घूमने जाते थे साल में और अपना प्रॉपर ऐश करते थे, बढ़िया कपड़े, बढ़िया गाड़ी. 2 लाख रुपए महीना सेव कर लेते थे. तो उनका एक प्लान था, एक विजन था कि सर 2 लाख रुपए महीना सेव करेंगे अगले 7-8 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स में, और अगर 10-12% रिटर्न आता है तो आई हैव अ कॉर्पस ऑफ 7 करोड़ बाय 2028 इन नेक्स्ट 7 years. यस। तो उनका एक प्लान था कि सर मतलब ये 7 करोड़ के साथ आई वुड लाइक टू देन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, इवन इफ आई हैव टू लीव RBI आई डू सो बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ अदर पैशंस टू फॉलो. उन्होंने वैसे नहीं छोड़ा है अभी तक, तो अभी तो क्या 2026 ही चल रहा है, उनका टारगेट तो 2028 का था. तो इस तरह से अगर आप फाइनेंशियली वाइज हैं और आप प्लानिंग कर सकते हैं, आई थिंक यू कैन सेव.
एंड मेक इट ग्रो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ सेविंग की बात ना करें, हम ये भी देखें कि आप कैसे उसको ग्रो करा सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आर ओनली यूजफुल इफ यू मेक देम ग्रो। राइट। तो ये काफ़ी एम्बिशियस प्लान नहीं हो गया कि मतलब 7-8 करोड़ 7 साल बाद? सर ये बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब नंबर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर दोनों वर्किंग है 2 लाख रुपए महीना आराम से सेव कर सकते हैं, और 10 to 12% इन अ म्यूचुअल फंड इज़ अ नॉर्मल रिटर्न। तो 7 करोड़ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और ये अगेन हम सेविंग की बात कर रहे हैं, तो मैं साथ में ये बोलूँगा कि सेविंग, हम सोचते हैं कि हम कितना सेव कर लेंगे, बट सेविंग आती है बीइंग फिस्कल प्रूडेंस के साथ। प्रूडेंस के साथ, राइट। तो मैं देखता हूँ कि ये सारे ही लोग, मतलब मैं मिलता रहता हूँ, जैसे जो भी काफ़ी लोग चंडीगढ़ ट्रांसफ़र होते हैं, कभी हम दिल्ली जाते हैं, तो इस बार भी हम जब इंटरव्यूज Yes, sir. लेने गए थे दिल्ली, तो हम 2 ऑफिसर से मिले। दे वेरी वाइज फाइनेंशियली, राइट, ठीक है। तो इनको पता है कि कहाँ पैसा खर्च करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। काफ़ी लोगों ने अपने चैनल्स भी बना रखे थे, टेलीग्राम चैनल्स भी, वो गाइड भी कर रहे थे आगे बच्चों को। हाँ, और इन्होंने मतलब जॉब के विद इन 2-3 ईयर्स ही लोगों ने फ्लैट ले लिए हैं, क्योंकि आरबीआई पे अच्छे इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है 5-6% पे, और आप अपनी किस्त कटवाते रहते हैं, साथ में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, आपका घर बन गया है, Right. ठीक है। और काफ़ी लोग, हम मुंबई में हमने देखा कि लोगों के पास गाड़ी है, लोकल ट्रेन से जाते हैं, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं, ठीक है वहाँ पे सारी दुनिया लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है, बट एक होता है ना कि यार काफ़ी लोग होता है कि फुकरे, हाँ। कि नहीं जी मेरे पास तो है, मेरे पास तो सेल्टोस है, क्रेटा है, मेरे पास तो ये गाड़ी है, मैं तो गाड़ी में जाऊँगा। या ऑफिस के पास एक Show off आदमी, type का। हम एक आदमी को जानते भी हैं सर, जिसने मतलब 1,10,000 रुपये रेंट पे घर लिया था ऑफिस के पास, एग्जैक्टली। पर मे बी उसके पेरेंट्स दे वेरी रिच, सो ही कुड अफोर्ड। बट आप देखेंगे ये लोग घर से दूर रहते हैं, कम रेंट पे रहते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लोकल ट्रेन में जाते हैं, सो दे नो हाउ टू सेव इट, एंड दैट कम्स फ्रॉम कि आपने मेहनत से जो चीज़ Right, कमाई है, आपको उसकी right, वैल्यू पता है, आपको right. पता है कि अगर मैं 2 लाख रुपए महीना इन हैंड ले भी रहा हूँ, इसको खर्चना नहीं है, इसको बचाना है। बिल्कुल। तो सेविंग तो इंटेंट से ही होगी। राइट सर, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अभी तक एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन एक एस्पेक्ट अभी भी बचा है कि एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर आपकी जो सैलरी है वो किस तरीके से ग्रो करती है। मतलब अगर मैं 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद अपनी सैलरी देखूँ तो कितना इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिल सकता है? सर इसका अगर हम इसको ब्रेक करें तो बेसिकली आरबीआई ऑफिसर की सैलरी 4 तरीकों से बढ़ सकती है। एक तो आपकी बेसिक पे हर साल बढ़ती है, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ओके। वो ज़्यादा नहीं होती है, आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये, अब एवरी मंथ इट वुड इंक्रीज, एवरी ईयर। तो वो एक बेसिक पे होगी। फिर डीए सर, जैसे ही महंगाई बढ़ती है डीए बढ़ता रहता है। राइट। फिर तीसरी चीज़ जो मेन है, पे रिवीजन। तो आरबीआई के पर्टिकुलर सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं, शायद 2 साल में एक बार इनका पे रिवीजन होता है। तो इनका ऐसे पे कमीशन वाइज नहीं है, 7th पे कमीशन, 8th में? नहीं, इनका अलग रहता है, बट ठीक है। जैसे जैसे पे कमीशन सैलरी बढ़ाता है तो एम्प्लॉय यूनियन आरबीआई वाले भी हल्ला मचा देते हैं कि भी हमारी भी बढ़ाओ, और इनका पे रिवीजन का एक साइकिल है। ठीक है। और इनफैक्ट पे रिवीजन लेट ही चलती है, तो बहुत बड़े बड़े एरियर्स इनको मिलते हैं, Great. विच इज़ अ गुड अमाउंट। ग्रेट। तो पे रिवीजन तीसरा तरीका हो गया सर, और चौथा तरीका है प्रमोशंस। तो 7 साल में सबकी एक प्रमोशन तो हो ही जाती है, ग्रेड बी टू ग्रेड सी, प्रमोशन पे भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट अगर आप इस सारे कंपोनेंट्स को जोड़ें और 7-8 साल बाद अगर आप किसी भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की सैलरी देखें, सो इट ऑलमोस्ट काइंड्स ऑफ डबल्स। तो मतलब एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 10%। हाँ, अगर हम बोलें कि 7 साल में आपकी सैलरी डबल हो गई है, तो रूल ऑफ 72 सेज के 72 डिवाइडेड बाय 7, 7 साल में डबल हो रही है, तो 10% ग्रोथ रेट है जो आपको देखने को मिलता है। बट अगेन सर यहाँ पे हम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि सैलरी डबल हो रही है हर 7 साल में, तो 35 लाख वाले की सैलरी 70 लाख हो गई। और इनफैक्ट आफ्टर अनदर 7 ईयर्स कि आप 14 साल बाद आरबीआई में होंगे, तो इट वुड बी अबव 1 करोड़। राइट। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है आज की डेट में, जब हम 2026 में बैठे हैं, कि 1 करोड़ पर सैलरी, और 14 साल कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन एस्पेक्ट हियर, विच इज़ इन्फ्लेशन। राइट। तो इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ है जो आपकी पैसे की वैल्यू गिराती रहती है। आज जो आप रेंट 25-30 हज़ार दे रहे होंगे किसी भी स्टेट कैपिटल में, वो आने वाले टाइम में 14 साल में कम से कम 70-80 हज़ार हो जाएगा। ब्रेड जो आप 50-60 रुपए की ले रहे हैं, वो 200 रुपए की हो जाएगी। राइट। तो इट विल एरोड द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। बट इसका बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं बढ़ेगी फिर तो आप ही एरोड हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप 15 साल बाद भी आप 35 लाख कमा रहे हैं तो ख़त्म है फिर कहानी। तो ऐसा नहीं है कि इसका बढ़ना बेबुनियाद है, बढ़ना ज़रूरी है ताकि आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को काउंटर कर पाएँ। बट हाँ, बढ़ने से आप ये मत सोचिए कि पैसे का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, और अगर मैं 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ कमा रहा हूँ आफ्टर 14 ईयर्स, तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो
आफ्टर 14 ईयर्स जो 1.25 CR है, आई थिंक दैट इज अल्टीमेटली अराउंड 40-50 lakhs ऑफ टुडे ओनली. सो थैंक यू फॉर टेलिंग एवरीथिंग इन डिटेल। आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करी है। एंड दोस्तों अब हम शायद सेशन के एंड पे आ गए और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने इनिशियली क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये 35 लाख का फिगर सही है, तो मुझे लगता है कि सही है। अगर आप लोगों ने समझ लिया कि भाई सीटीसी और इनहैंड सैलरी में फ़र्क होता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में नंबर मेंशन कर रखा है वो भले ही लोअर क्यों ना हो 35 लाख के 3 लाख के कंपैरिजन से, बट स्टिल दैट इज़ अ वैलिड नंबर। और आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्क्स अलाउंसेस मिल रहे हैं जो कि कुछ कंडीशन से अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपका जो सीटीसी है वो 35 लाख की है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाला। बट दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी सिर्फ सैलरी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हैं जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक जो पल्स है उसको कंट्रोल करती है। और ये हाई इंटीग्रिटी वाली ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेंगे तो आप ना सिर्फ स्टेबिलिटी फील करेंगे, सिक्योरिटी फील करेंगे, बल्कि आप उसके साथ साथ इस काम को इंजॉय भी करेंगे। यू विल फील कि यार हाँ, मैं देश की इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सैलरी अच्छी खासी है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हो वो हमारे देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इसलिए आप लोगों को इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत जोश और बहुत अच्छे जो है एटीट्यूड के साथ करनी चाहिए, ताकि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने लिए एक अच्छा कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू.